चल, सो नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी क्या है? नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में हम छोटी से छोटी चीज को, लाइफ की छोटी से छोटी चीज को हम नक्षत्र के साथ जोड़ेंगे। नक्षत्र के साथ दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक तो नक्षत्र के लॉर्ड जो नक्षत्र को रूल कर रहे हैं, और दूसरी चीज कि नक्षत्र के खुद के एट्रीब्यूट्स। नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स को अभी हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ नक्षत्र लॉर्ड को लेंगे। जब भी आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे नक्षत्र लॉर्ड को लेकर, ये अपने आप में एक डेथ तक की इवेंट प्रिडिक्ट करने के लिए काफी है। यस, आप सही सुन रहे हैं। ये अपने आप में एक डिटेल लेवल की इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए काफी है। तो हम इसे लेकर जाएंगे आगे। इन सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि व्हाट इज कुंडली। जन्म कुंडली क्या है, जन्म कुंडली के जो वेरियस पार्ट है वो क्या है, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में हम कौन सी कुंडली को या फिर कौन से चार्ट को हम स्टडी करेंगे और क्यों करेंगे। राइट, सो बेसिक चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। ओके, सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? राइट, जन्म कुंडली में आपने ऐसा एक बॉक्स देखा होगा। बराबर, जन्म कुंडली में वैरायटी ऑफ लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट कुंडली बनाई जाती है। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुंडली, इसको हम नॉर्थ इंडियन चार्ट भी कहते हैं या वैदिक कुंडली भी कहते हैं। जो डिफॉल्ट लेआउट है, ये डिफॉल्ट लेआउट इस तरीके से है कि हमारे ब्रह्मांड को हमारे ऋषि मुनियों ने एक गोलाकार ब्रह्मांड है ऐसा समझा था, और इस ब्रह्मांड को 12 इक्विवेलेंट हिस्सों में बांट दिया गया, और जो एक एक हिस्सा है उसे एक एक राशियों का नाम दिया गया। अब राशियों का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वहां पे जो स्टार्स दिख रहे थे, उन स्टार्स की जो आकृति थी उनको याद रखने के लिए उन्होंने उस समय में कुछ नाम दिए थे। जैसे लायन या सिंह जैसे आकृति बन रही थी तो उसे सिंह नाम दे दिया। जैसे मकर जैसे आकृति बन रही थी उसे मकर नाम दे दिया। जैसे दो मछलियां जैसी आकृति बन रही थी उसे मीन नाम दे दिया। और यही वैरायटी ऑफ लोकेशन पर, जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर ने इनको इंग्लिश नाम दे दिया, लेकिन हाँ सारी पैटर्न वही है, सारे स्टार्स वही है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, आप समझिए कि ये पूरा एक आसमान है और उनको 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से जो सेंटर पार्ट है, जिनमें से जो सेंटर पार्ट है इसे हम फर्स्ट हाउस बोलेंगे। इसे 12 घर भी बोले जाते हैं। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा 12 राशियों और 12 घर में क्या डिफरेंस है। हम पहले ये समझ लेते हैं कि घर कैसे डिसाइड होते हैं। घर फिक्स है, बराबर। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये पांचवा घर है, ये छठा घर है, ये सातवां घर है, ये आठवां घर, ये नौवां घर, ये 10वां घर, ये 11वां घर और ये 12वां। फर्स्ट घर जो होता है उसको आपका लग्न बोलते हैं।
उसको आपका लग्न बोलते हैं। आपके लाइफ के सारे कॉन्टेक्स्ट को, लाइफ की डिफरेंट टाइप की इवेंट्स को, या लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को इन 12 हाउसेस में डिवाइड किया गया है। इसे कुछ लोग भाव भी बोलते हैं, कुछ लोग लाइफ बॉक्स भी बोलते हैं, कुछ लोग लाइफ इंटरप्रिटेशन बॉक्स भी बोलते हैं, कुछ लोग हाउसेस भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे लाइफ कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नाम है। और कुंडली में जो ट्रैवलिंग होती है या ट्रैवर्सिंग होती है एक प्लेनेट की, वो इन नेचुरल, ये जो ट्रैवर्सिंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसीलिए सारे घर भी एंटी क्लॉकवाइज सेट हुए हैं। जैसे पहला घर, पहले से दूसरा घर, दूसरे से तीसरा घर, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 और 12। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? ये सबसे बेसिक पार्ट है कि कुंडली में क्या होता है। कुंडली में 12 घर होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? अब समझेंगे कि 12 राशियां कहां पे होती है और कैसे होती है। पहले इतना समझ में आ गया? आप मुझे चैट में क्लियर कर सकते। ग्रेट, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, राइट? चलिए, अब हमारे पास 12 राशियां हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो एरीज से लेकर या एराइज से लेकर पाइसिस तक। ये जो 12 राशियां हैं, उनमें से जिस वक्त आपका जन्म हुआ, उस वक्त, उस जन्म तारीख पर, उस जन्म समय पर और उस जन्म स्थल पर पूर्व दिशा में क्षितिज के ऊपर, यानी कि ईस्टर्न होराइजन के ऊपर जिस राशि का उदय हो रहा होगा, वो राशि आपके लगन में आकर बैठ जाएगी। मतलब अगर आप समझिए कि ईस्ट साइड पर अगर आपकी लियो राशि का उदय हो रहा था, तो वो लियो राशि आपके जन्म समय पर यहां लगन में आकर बैठ जाएगी। तो आपने अब तक जितनी भी कुंडलियां देखी है ना, उसमें आपको ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, ये हाउस के नंबर नहीं है, ये राशियों के नंबर है। इनको आसान तरीके से समझने के लिए हम एक कुंडली ले लेते हैं। चलिए, आपके सामने एक कुंडली है। आपको कुंडली दिख रही है सबको, राइट? तो ये जो आप 10 नंबर देख रहे हो ना, यानी कि जिस व्यक्ति की भी कुंडली है, इनका लगन 10वीं राशि से शुरू हो रही है। इसकी कुंडली 10वीं राशि, 11वीं राशि, 12वीं राशि, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, हो गई 12 राशि। कहने का मतलब कि आपका जब जन्म हुआ या किसी भी व्यक्ति का चार्ट हम देख रहे हैं, उस व्यक्ति के, देखिए ये बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहले 5 दिन हम नक्षत्र, एस्ट्रोलॉजी और कुंडली के बारे में रूल्स रेगुलेशन ऑफ बेसिक सीखेंगे। जितना आपने इसको ग्रास्प कर लिया, या यूं मैं कहूं कि जितनी आपने अपनी नींव मजबूत कर ली, यकीन मानिए आपसे बेहतर कैलकुलेशन, प्रिडिक्शन इजीली, एफिशिएंटली और सही तरीके से कोई नहीं कर पाएगा। आपके आसपास जो भी जानता है, बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। बेसिक्स को आपको आधी रात को नींद में से भी उठाए ना, आपको आना चाहिए। और ये बहुत आसान है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको यहां तक सबको क्लियर है?
हाउ इट इज डिसाइडेड विच राशि विल बी इन लग्न. ओके शुक्ला जी, हाउ इट इज डिसाइडेड, यही मैंने आपको बताया कि जब किसी व्यक्ति का, जैसे कि आपका जब जन्म हुआ उस तारीख को, उस समय को, जिस स्थल पर हुआ उस स्थल पर एस्टन साइन पर, क्योंकि एस्टन मतलब कि पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय हो रहा था, क्योंकि पृथ्वी जो है वो गोल गोल घूम रही है, 24 घंटे में एक दिन खत्म होता है, कुंडली के 12 घर है, मतलब हम ये समझे कि हर 2 घंटे में एक एक लगन आएगा, एक एक राशि आएगी लगन में, बराबर, क्योंकि 2 घंटे कहाँ 24 घंटे हो गए. तो जब भी आपका जन्म हुआ उस समय पृथ्वी की पूर्व दिशा में जो भी राशि वहां पे होगी, घूमती घूमती आएगी, वो राशि आपके लगन में आकर बैठ जाएगी. इस तरीके से आपका लगन डिसाइड होगा. राइट, अब क्लियर है, समझ में आ गया. तो यहां पे इस व्यक्ति को हम बोलेंगे, ये जो चार्ट आपके सामने है, कि ये व्यक्ति मकर लगन का व्यक्ति है, ये व्यक्ति मकर लगन का व्यक्ति है. आइए मैं आपको दूसरा कोई चार्ट ओपन करके दिखाता हूं. जैसे मीन्स 0 आवर्स विल बी राशि 1, नहीं ऐसा नहीं है. 0 आवर्स विल बी राशि 1 नहीं, ऐसा नहीं. ओके मैं आपको क्लियर करता हूं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी का चार्ट ले लेते हैं. ओके, इस चार्ट में आप मुझे बताइए सब लोग कि भाई लगन कौन सा है. यहाँ 11 नंबर है, मतलब जब भी अमिताभ बच्चन जी का इलाहाबाद में 11 अक्टूबर 1942 को शाम को 4 बजे जन्म हुआ, तब वहां की पूर्व दिशा में कुंभ राशि का उदय हो रहा होगा, मतलब पृथ्वी घूमते घूमते वहां पर आई होगी. इसीलिए यहां पे 11वीं राशि आ गई और एंटी क्लॉकवाइज सारी राशि के नंबर लिख दिए गए. इस हिसाब से ये बनती है आपकी जन्म कुंडली. सो अब क्लियर है, आई होप अब क्लियर होगा. कुंभ लग्न, और एक एग्जांपल ले लेते हैं. हाउ यू कम टू नो दैट टाइम इट वाज कुंभ राशि नॉट अदर. मैं वही बता रहा हूं कि पूर्व दिशा में जो राशि का उदय हो रहा होगा वही राशि, और ये हमें पंचांग से पता चलेगा. पुराने जमाने में पंचांग आते थे, उसे एफएमएरिस कहते हैं. आपके पास अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसमें आपको एफएमएरिस मिल जाएगी. देखिए इस तरीके से हम किसी भी डेट की या टाइम जोन की एफएमएरिस निकाल सकते हैं. उनसे आप उससे आपको पता चल जाता है कि वहां पे कौन सी राशि का उदय हो रहा है. अब आपने पूछा कि 00 आवर्स पर पहली राशि, जी ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्योदय हर जगह पे अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम पे. इसीलिए 00 आवर्स पर सब जगह पे पहली राशि नहीं होती, क्योंकि सूर्योदय का टाइम सब जगह अलग अलग है, इसीलिए. ओके जी, फिर भी चलिए मैं आपको एक और ले लेते हैं. बिल गेट्स जी का चार्ट ले लेते हैं. इसमें इसमें कौन सा लगन दिख रहा है आप सब लोगों को? 3 नंबर लगन. तो इसे हम बोलेंगे कि ये जेमिनाई लगन वाली कुंडली है. ओके ओके, सो एट दैट टाइम द सनराइज एट दैट पर्टिकुलर प्लेस इट विल बी राशि 1. नो, नॉट लाइक दैट.
इट विल बी डिपेंड ऑन द एफएमएरीज। जो एफएमएरीज डिसाइड हुई है, इसको डिसाइड करने के लिए शुक्ला जी हमें ना एक्चुअली आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, आपको अयामशा स्टडी करना पड़ेगा कि अयामशा जो है, जैसे अयामशा, जैसे लहरी अयामशा या कृष्णमूर्ति अयामशा या रमन अयामशा या सयाना अयामशा। अयामशा मतलब जिस जिस समय से, जिस एलिप्टिकल मोड से, पृथ्वी की जिस मूवमेंट से, जिस रफ्तार से आप कैलकुलेशन शुरू करेंगे, उसे हम अयामशा कहेंगे। ये एक्चुअली कुंडली कास्टिंग का पार्ट है कि कुंडली को मैन्युअली कास्ट कैसे करते हैं। लेकिन आजकल क्या है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर मैन्युअली कुंडली कास्ट करेंगे तो इसके लिए तो आपको घंटों लग जाएंगे। तो आपको एफएमएरीज देखनी है और एफएमएरीज से आपको सीधा पता चल जाएगा कि इस मतलब इस वक्त इस लोकेशन पर कौन सी राशि है। और अगर आपको एक बार इंस्टिगेटिंग पॉइंट मिल गया, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, तो आप हर 2 घंटे को ऐड करके चलेंगे, तो हर लोकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा। ओके जी। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया, तो ये भी बता दूं कि वेस्टर्न लोकेशन में डे लाइट सेविंग्स टाइम रहते हैं। डे लाइट सेविंग्स टाइम में आपको अगेन और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको आपको ये जो 1 घंटे का या पौने घंटे का डे लाइट सेविंग्स टाइम रहता है, जैसे यूएस में या यूके में या फिर इंडिया में भी एक्चुअल तो रहता ही है, लेकिन क्या होता है कि हमने इंडिया में डिफरेंट टाइम जोन लिए नहीं, इसीलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आप पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे इलाहाबाद की बात कर लेते हैं, वहां पे सनराइज यहाँ से कंपैरेटिवली, सपोज मैं सूरत गुजरात में हूं, तो यहाँ के कंपैरेटिवली अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। इसी तरीके से सनसेट भी अर्ली टाइम पर हो जाता है। ओके ओके, सो अब आप सबको हमने प्री प्रिपरेशन की डिटेल्स भेजी थी, आपने उसमें देखा कि सब राशि को एक प्लैनेट रूल कर रहा है, राइट। तो लगन, ये आपके सामने जो चार्ट है उसमें हमने देखा कि यहाँ 10वीं राशि है, राइट, 10वीं राशि है, तो हमने बोल दिया कि ये मकर लग्न है। तो मकर लग्न के, मकर राशि के स्वामी कौन है, मकर राशि को कौन रूल करते हैं, अब आप सबको ये भी पता है, आपने प्रिपरेशन कर ली होगी। मकर राशि इज रूल्ड बाय सैटर्न। तो हम ये कहेंगे इस व्यक्ति का लग्नेश जो है वो सैटर्न है, यानी कि शनि है। जो भी राशि होगी, राइट, जो भी राशि होगी, उस राशि का जो स्वामी है उसे हम लग्नेश कहेंगे। तो कुंडली में कितने हाउस होते हैं, हाउस में लिखे गए नंबर्स जो हैं वो राशियों के हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी कुंडली मिल गई, जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए ये एक चीज आपको बता दी, अगर आपको ऐसी कुंडली मिल गई, आपके सामने ही एक कुंडली है, तो आप क्या कहेंगे, इसका कौन सा लगन है। देखिए यहां पे लगन भी एरीज है और पहले घर में, और राशियां जो है वो घर वाइज ही इकट्ठी हुई है, समझ रहे हैं। पहले घर में पहली राशि, दूसरे घर में दूसरी राशि, तीसरे घर में तीसरी राशि, चौथे घर में चौथी राशि, इस तरीके से 12वें घर में 12वीं राशि। तो जब भी हम एस्ट्रोलॉजी स्टडी करते हैं तब हमें एक न्यूट्रल कुंडली चाहिए समझने के लिए। इसे समझने के लिए हम काल की कुंडली लेते हैं, इसे काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, इसे विष्णु भगवान की कुंडली भी कहा जाता है। जिस कुंडली में हम हाउस को और राशियों को सेम लोकेशन पर प्लेस कर देंगे। इसीलिए जब भी आप ज्योतिष करेंगे, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे, चाहे किसी भी स्ट्रीम की कर ले, चाहे किसी भी वैदिक कर ले,
नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कर ले, केपी कर ले, नक्षत्र कर ले, लाल किताब कर ले, सब में काल पुरुष की कुंडली को महत्व दिया गया है, क्योंकि यहां से आप ज्योतिष को याद रखते हैं। समझ में आ गया सबको कि लग्न क्या होता है, लग्न पे राशि कैसे आती है? आप सब मुझे चैट में एक बार बता दीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी के क्वेश्चन है तो मैं आपको बताऊंगा, आप तब मुझे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, सो हर एक कुंडली में जो प्रथम भाव होता है, यानी कि पहला हाउस होता है, वो सबसे पावरफुल होता है। जैसे 12 जो घर है, 12 भाव है आपके, वो आपके लाइफ के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें पहला जो भाव है वो खुद आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जैसे आपके सामने जो कुंडली है, इस कुंडली में पहला भाव जो है, यानी कि पहला घर जो है, जो लगन है, वो इस कुंडली में इस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में हम लगन कुंडली तो लेंगे ही लेंगे, साथ में एक दूसरी कुंडली लेंगे जिसे हम भाव चलित कुंडली कहते हैं, या तो हम उसे निरयन भाव चलित कुंडली भी कहते हैं। कुछ लोग इसे कृष्णमूर्ति कुंडली भी कहते हैं और कुछ लोग इसे कस्प कुंडली भी कहते हैं। वैरायटी ऑफ नाम है। अब लग्न कुंडली तो थी, तो भाव चलित कुंडली की जरूरत क्यों पड़ी? आइए समझते हैं कि भाव चलित कुंडली की जरूरत क्यों पड़ी। इनिशियली हमारे वेदों में ऋषि मुनियों ने पाया कि जो स्पेस है वो सर्कुलर है, यानी कि तब इतने साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं थे, तो यहां पाया गया कि पृथ्वी के आसपास सब प्लेनेट घूमते हैं। लेकिन जब साइंस आ गया तब पता चला कि सब प्लेनेट पृथ्वी के आसपास नहीं घूमते। पृथ्वी जो है और सारे प्लेनेट जो है वो सूर्य नारायण देव के आसपास या सन के आसपास घूमते हैं, और चंद्रमा जो है यानी कि मून जो है वो पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। ये दो चीज हो गई, यहां तक समझ में आ गया। फिर इक्विपमेंट से पता चला कि पृथ्वी जो है वो सन के आसपास गोल आकार में नहीं घूमती, वो एलिप्टिकल फॉर्म में घूमती है, यानी कि अंडाकार आकार पर घूमती है। तो जब हम यहां पर 12 इक्विवेलेंट पार्ट करेंगे तो यहां पे आसानी से कर सकते हैं 12 इक्विवेलेंट पार्ट इस तरीके से। ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन जब एलिप्टिकल फॉर्म होता है तब हम 12 इक्विवेलेंट पार्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि कोई पार्ट छोटा है और कोई पार्ट बड़ा है। मतलब कुंडली के जो 12 भाव है, बराबर, उन सबकी साइज सेम नहीं है। 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, ये सबको पता होगा, ये बेसिक चीज है, राइट। 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। अगर इसे 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक हिस्से को 30 डिग्री मिलेगी। यहां तक भी सब लोग समझ सकते हैं। 30 30 30 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये हो गई आपकी लगन कुंडली, जहां पे राशि को डिवाइड कर दिया। लेकिन क्योंकि जब हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं तब हाउस यानी कि भाव बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि यहां से प्रिडिक्शन चेंज हो जाती। जैसे कि अगर कोई पूछे कि भाई मेरा व्यक्तित्व कैसा रहेगा, तो आप उनको आप प्रिडिक्ट करेंगे उनके लग्न से, क्योंकि लग्न वो खुद है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने पाया कि आपका लगन का जो लॉर्ड है वो सपोज यहाँ पे लगन में है, ये आपका, आप समझिए कि आपका लगन का लॉर्ड है यहाँ पे लगन में है, हाइपोथेटिकली समझ लेते हैं। लेकिन भाव चलित वो यहाँ पे चला गया,
क्योंकि इक्विवेलेंट हिस्से नहीं थे। तो भाव चलित कुंडली की जरूरत पड़ी एक्चुअल प्लेसमेंट, साइंटिफिकली एक्चुअल प्लेसमेंट जानने के लिए कि आपके प्लैनेट कहां पर है। मैं एक कुंडली ले लेता हूं, देखिए मैं आपको बताता हूं। चलिए, आपके सामने ये कुंडली है। ओके, यहां पे आप सबको दिख रहा होगा, ये मकर लगन वाली कुंडली है। राइट, सबको क्लियर है, मकर लगन वाली कुंडली है। चलिए, यहां पे लगन का स्वामी कौन हुआ? सैटर्न। ओके, लगन का स्वामी कौन हुआ भाई? सैटर्न हुआ। अब सैटर्न जो है वो यहाँ पे 12th हाउस में है, ये मान सकते हैं। बाजू में भाव चलित कुंडली है, भाव चलित कुंडली में भी सैटर्न 12th हाउस में है, ये मान लेते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे ये वीनस देखिए, ये वीनस है, ये 3rd हाउस में है, ये बोल सकते हैं। वीनस जो है मतलब शुक्र जो है वो 12वीं राशि में और 3rd हाउस में है, ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? इस कुंडली में, इस बर्थ चार्ट में वीनस 12वीं राशि में और 3rd हाउस में, लेकिन भाव चलित कुंडली में उनका लोकेशन चेंज हो गया। देखिए, भाव चलित कुंडली में वो 2nd हाउस में चले गए। तो हम ये कहेंगे कि बर्थ चार्ट में, यानी कि इस व्यक्ति में जितने लोगों ने प्रेडिक्शन ऐसा किया कि शुक्र तीसरे घर में है और मीन राशि में है, सबके प्रेडिक्शन गलत होने वाला है। प्रेडिक्शन ऐसे करना पड़ेगा कि शुक्र दूसरे घर में है, क्योंकि भाव चलित चार्ट में वो दूसरे घर में, मतलब हमारे ऋषियों ने तब जो ट्रायल एरर करके, जो इवेल्यूशन करके जो प्रेडिक्शन बनाई थी, जो ऑब्जर्वेशंस किए थे, जो नोटेशंस उन लोगों ने नोट किए हैं हमारे वेदों में या स्क्रिप्चर्स में, वो इतने सटीक है कि आज के समय में साइंटिफिक इक्विपमेंट के बाद, एनालिसिस करने के बाद सिर्फ उस प्रिडिक्शन को लगाया जाता है ना, तो प्रिडिक्शन 100% सही गिरते हैं, 100% सही मिलते हैं। तो यहाँ पे भाव चलित चार्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहला रूल नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का लिखना है। पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए, और सबसे पहला रूल, आज सिर्फ 2 रूल करने हैं और हम इस सेशन को यहां पर एंड करेंगे। सबसे पहला रूल, हम बेसिक आपको पता है कि हम नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में लगन चार्ट और भाव चलित चार्ट दोनों को लेंगे। रूल नंबर 1, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम प्लैनेट की राशि को देखेंगे, उसे हम लगन चार्ट या बर्थ चार्ट से देखेंगे। रूल नंबर 1, जब भी हम प्लैनेट के, यानी कि ग्रह किस राशि में है, ये प्लैनेट कौन सी राशि में है, ये अगर जानना हो तो हम बर्थ चार्ट को देखेंगे, यानी कि लगन कुंडली को देखेंगे। रूल नंबर 2, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट कौन से हाउस में है, यानी कि कौन से भाव में है, यानी कि कौन से कस्प में है, सबका मीनिंग एक ही होता है, भाव में है, कस्प में है, हाउस में है, लाइफ के किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये हम भाव चलित चार्ट से देखेंगे। तो इस कुंडली में मैं ये कहूंगा कि जो शुक्र जो है वो मीन राशि में है और दूसरे हाउस में है। समझ गए आप इंटरप्रिटेशन? चलिए आप मुझे बताइए, इस कुंडली में मुझे गुरु प्लैनेट यानी कि जुपिटर प्लैनेट की प्लेसमेंट बताइए। जुपिटर प्लैनेट कौन सी राशि में है?
बताइए आप सब लोग। जुपिटर प्लेनेट कौन सी राशि में है? ज्योति जी, पहली राशि में कहाँ है जुपिटर? जय, पहली राशि में, जय जी पहली राशि में नहीं है, गलती कर रहे। देखिए फिर से मैं आपको क्लियर कर, जब भी हम राशि देखेंगे, ओके, राशि को हम इस चार्ट से देखेंगे। आप सब देख पा रहे हैं? यस। और जब भी हम भाव को देखेंगे यानी कि घर को देखेंगे, उसे हम इस चार्ट से देखेंगे। समझ में आ गया? तो जुपिटर जो है वो दूसरी यानी कि टॉरस राशि में है, यानी कि वृषभ राशि में, और चौथे घर में है यानी कि फोर्थ हाउस में है। सेम मार्स के बारे में बता दीजिए मुझे। मंगल, मंगल कौन सी राशि में है, कौन से घर में है? सेम हो गया। मंगल जो है वृषभ राशि में है और चौथे घर में है। गुड, वेरी गुड। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मून का लोकेशन, चंद्रमा बताइए, चंद्रमा कौन सी राशि में है और कौन से घर में है? चंद्रमा जो है कौन सी राशि में है और कौन से घर में है? राशि इज लियो, सिंह राशि। वेरी गुड शुक्ला जी, मोनिका जी, ग्रेट। जय भिंडोरा, यस लियो, ग्रेट। ज्योति जी, शांतिलाल जी, आपको हाउस नंबर 7, ग्रेट, परफेक्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ज्योति जी आपको समझ में आ रहा है? आप मुझे अच्छा नहीं आ रहा है, फिर से समझा दो आपको। चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ओके, चलिए समझ लेते हैं एक बार और नए तरीके से समझते हैं। चलिए देखिए, इस कुंडली में मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूं। इस कुंडली में लगन कौन सा है? मकर लग्न है, यहां तक सबको पता होना चाहिए। इस कुंडली में मकर लग्न से लेकर सारे घर में एक एक राशि आ गई, बराबर, एंटी क्लॉकवाइज। ये मकर राशि, बराबर, ये 10वीं 11वीं 12वीं 1 2 3, इतना सबको पता है। ओके, जब भी हम राशि देखेंगे, मतलब मून मतलब के चंद्रमा, चंद्रमा कौन सी राशि में है, यहां राशि नंबर लिखा हुआ है। राशि हम कहां से लेंगे? जब भी मैं राशि की बात करूं तो अब राशि को बर्थ चार्ट से यानी कि इस चार्ट से लेंगे, लेकिन जब भी मैं हाउस की बात करूं तो हाउस को आप इस चार्ट से लेंगे, बराबर। जब भी मैं राशि आपको लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड नहीं, बर्थ चार्ट से, और हाउस आपको राइट साइड से। तो आप देखिए यहाँ पे जो चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में है, लेकिन यहाँ पे जो चंद्रमा है वो यहाँ पर आ गया। तो ये कौन सा हाउस हुआ? मैंने आपको हाउस गिनना सिखाया था। ये कौन सा हाउस है? ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ हाउस हो गया। आप समझ में आ गया आपको? ओके, तो जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में है। देखिए लगन लगन कुंडली से अगर हम देखें तो ये 7वां हाउस हो गया और ये 8वां हाउस हो गया। अब जितने भी लोगों ने ऐसा प्रिडिक्शन किया ना कि भाई इस व्यक्ति का मून जो है
वो 8वें हाउस में है, बेसिक प्रेडिक्शन किया मतलब गए काम से, आपका प्रेडिक्शन गलत होने वाला है। डिटेल लेवल पर जाएंगे आपका गलत प्रेडिक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मूड 8वें हाउस का मतलब लगन कुंडली में है तो रिजल्ट देगा नहीं देगा, ये सब बात की बात है समझने की। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि राशि और भाव अगर क्लियर हो गए, अब आपको कभी भी ये पता चल जाएगा कि अगर किसी के प्रिडिक्शन गलत जा रहे हैं तो सीधी सी बात है उसने भाव चलित चार्ट को कंसिडर किया ही नहीं, मतलब साइंटिफिक अप्रोच को कंसिडर किया ही नहीं, बात खत्म हो गई यहाँ पर। ओके, ये सबसे पहली चीज है नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में, बराबर, कि कुंडली को कैसे बेसिकली जो कास्ट करने के बाद जिनको देखना शुरू करते हैं, बराबर, तो कुंडली को देखने से पहले कौन सी कुंडली को देखे भाई, कुंडली को तो बाद में चलिए ठीक है आप समझ ही लेंगे क्या देखना है कैसे देखना है, लेकिन कौन सी कुंडली को देखे। डन, बराबर, आपने समझ लिया इतना। चलिए अब बारी बारी से मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूं, इन पर आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे बताइए। एंड मैंने आप सबको अनम्यूट का परमिशन दे दिया है, जिनके भी क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 आप मुझे पूछ लीजिए। आप हैंड रेज भी कर सकते हैं या अपने आप को म्यूट भी कर सकते हैं। किसी के है क्वेश्चंस? तो मैं ये समझू कि यहां तक आप सबको क्लियर हो गया है कि व्हाट इज लग्न चार्ट, व्हाट इज भाव चलित चार्ट। ओके, आप सबको यहां तक क्लियर है? ग्रेट, यस जय बताइए, अनम्यूट कर दीजिए आप। जब भी हमें कोई चार्ट मतलब देखना हो तो हम्म, दो चार्ट है उसके सारे कैलकुलेशंस कंबाइन करके प्रिडिक्शन करना पड़ेगा ना? देखिए प्रिडिक्शन कैसे करना पड़ेगा ना वो हम आपको आगे सिखाएं, मैं ओके। आपको बताऊंगा। और आपको आपको मतलब प्रिडिक्शन करने के लिए आपको प्लैनेट की स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। जैसे कोई एक प्लैनेट है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ओके, प्लैनेट मैंने आपको बताया जैसे कि शुक्र है, उस चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हम इस कुंडली पर थे, इस कुंडली में आपको बताया कि शुक्र, तो शुक्र 12वीं राशि में है और सेकंड हाउस में है। इस तरीके से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक थिंग, जो सिनारियो है जिसे हम स्नैपशॉट प्रिडिक्शन बोलेंगे। स्नैपशॉट प्रिडिक्शन के वैसे 3 तरीके हैं, उसमें से ये पहला तरीका है। आप सब सीखने वाले हो स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा अरे यार लग्न कुंडली को भी देखें, फिर भाव चलित को भी देखें, प्लेनेट की राशि को यहां से उठाए, हाउस को यहां से उठाए, कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, कितना सारा याद रखेंगे। इतना टेंशन मत लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए आप आप कार चलाना जानते हैं जय? ओके, हाँ। आपने इनिशियली कार सीखी थी ना, यार गियर बॉक्स पे हाथ रखूं या क्लच पे हाथ, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर सबको रखूं या स्टीयरिंग पे या दोनों लेफ्ट राइट मिरर पे या सेंटर में जो बैक मिरर है उस पे, या किस पे, या गाना कौन सा चला है, या एसी कहाँ पे चला है। लेकिन आज जब आप कार में बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर ऑटोमेटिक चलता है, गियर भी चलता है। बाजू में अगर गर्लफ्रेंड बैठी, शादी होगी आपकी? नहीं। तो अगर गर्लफ्रेंड होगी, गर्लफ्रेंड है नहीं है? नहीं अभी नहीं। अगर जो भी है मतलब जो भी बाजू में बैठा उनके साथ आप बात भी कर रहे हो, बराबर, हाँ, तो सब ऑटोमेटेड होता है। लेकिन जब सीखते थे तब कैसा लग रहा था? हाँ तब कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग था ना, बस। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही है, ये मैंने आपको एक आसान सा एग्जांपल दे दिया, आप इससे रिलेट कर दीजिए। अब जो लोग इसमें से कार नहीं चल रहा है उनको मैं बोल दो आप बाइक पे ऐसे ही सीखे होंगे। साइकिल तो सबने सीखी हुई है यहाँ पे, भाई ब्रेक पहले तो बैलेंस रखू कि ना रखू, गिर जाऊंगा, उसके बाद पैंडल मारू कि नहीं मारू, उसके बाद सामने देखो कोई बोलता है बीच में देखो। ठीक है, ये सब चीजें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
लेकिन आपका जो क्वेश्चन था उसका क्रक्स मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, हमें राशिया बर्थ चार्ट यानी कि लगन चार्ट से और हाउसेस को कृष्णमूर्ति चार्ट से लेना है, यानी कि भाव चलित चार्ट से, कस्प चार्ट से, और इसके बाद हम स्क्रिप्ट बनाएंगे। जैसे शुक्र है तो शुक्र कौन से नक्षत्र में है, कौन से उप नक्षत्र में है, फिर आप जैसे मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना कि हीरो का रोल क्या होता है, उस तरीके से आप पढ़ेंगे कि भाई शुक्र प्लेनेट का इस कुंडली में रोल क्या है, भाई उसका काम क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। बराबर? यस। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मतलब आपको आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा स्क्रिप्ट बनाने के बाद। आप स्क्रिप्ट बनाना भी सीखेंगे 2 दिन के बाद। आप सब लोग कल हाउस के बारे में डिटेल में सीखेंगे। सारे जो हाउस हैं वो क्या बताते हैं। जैसे सेकंड हाउस है, वो आपके धन को बताता है, आपकी स्पीच को बताता है, आप कैसा खाना पसंद करते हैं वो बताता है, आपका बैंक बैलेंस बताता है, आपका आपकी जो फैमिली है उनको बताता है। ये सब हाउस के बारे में आप डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद हम रिलेट करेंगे सबको प्रिडिक्शन लेवल पर जाने के लिए। ओके, डन, क्लियर है? ओके, यस नुपुर, आपका क्वेश्चन था। नुपुर, आपका क्वेश्चन था, वन मोर टाइम प्लीज, 2 रूल्स प्लीज। ओके, जो 2 रूल हैं, वो पहला रूल ये है कि प्लैनेट की राशि को हम बर्थ चार्ट से यानी कि लगन चार्ट से लेंगे, और प्लैनेट के हाउस को यानी कि भाव को हम भाव चलित या कस्प चार्ट से लेंगे। ये 2 रूल है। बराबर? एस के शुक्ला जी पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन चलित चार्ट एंड निरयन भाव चलित चार्ट। सेम है जी, निरयन भाव चलित चार्ट, श्रीपति चार्ट, कस्प चार्ट, बॉक्स चार्ट, लाइफ एस्पेक्ट चार्ट, ये सारे चार्ट जो है वो एक ही है, निरयन भाव चलित चार्ट। ओके, यस। हाँ, हालांकि एक मिनट, हालांकि यहाँ पर जो जो चलित चार्ट होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ये डिफर करता है, क्योंकि वहां पे राशियां मैटर करती है। यहाँ पे हम एलिप्टिकल मूवमेंट लेते हैं, क्योंकि मतलब अर्थ का जो रोटेशन है एलिप्टिकल लेते हैं, अंडाकार लेते हैं। इसीलिए नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में चलित चार्ट या निरयन भाव चलित चार्ट या श्रीपति चार्ट, ये सब एक ही है। ओके, डन। मैंने आप सबको अनम्यूट का परमिशन दे दिया, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। बराबर? नहीं, मैं हेलो, कैन यू हाँ हियर? बोलिए। यस यस, मैं आई अगर कैन। देखूं, अगर खुद की चार्ट, हम्म, चलित चार्ट और निरयन भाव चलित चार्ट दोनों मेरे सामने है, ठीक है? अच्छा, चलित ओके, चार्ट के अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10th हाउस जो है वो सेकंड राशि है, ठीक है, ओके, चलित में। ओके, जबकि निर्यन भाव चलित में सिर्फ बुध है। अगर दोनों सेम है तो फिर ये डिफरेंस क्यों? नहीं नहीं, दोनों सेम नहीं है ना। देखिए, दोनों सेम नहीं है। कई बार आपको राशियां रिपीट होती मिलेगी, कई बार राशियां गायब होती मिल जाएगी। इसीलिए मैंने पूछा था कि फिर हमको किसको यूज करना है, अगर भाव देखना है तो, कि हाउस नहीं, देखना अगर है। हाउस देखना है तो आपको देखिए, निरयन भाव चलित चार्ट को देखना है। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, आप बताएंगे मुझे? मेरे पास तो बना बनाया हुआ है, मैं कोई सॉफ्टवेयर नहीं मतलब। अच्छा, आप सब लोग के पास अगर मोबाइल है तो आप एस्ट्रोसेज फ्री एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। बराबर? आप यहाँ उसमें मैसेज आप, में टाइप कर देंगे नाम। हाँ मैं टाइप कर दूंगा डेफिनेटली। बराबर? आप एस्ट्रोसेज करके, ये फ्री एप्लीकेशन है। ये एंड्रॉइड में, आईओएस में, दोनों में अवेलेबल है।
जो लोग लैपटॉप या टैबलेट यूज कर रहे हैं उनके लिए इनकी वेबसाइट भी अवेलेबल है। आप इन पर जाकर फ्री हॉरोस्कोप बना सकते हैं, जिसके अंदर जो लोग मोबाइल में यूज कर रहे हैं इनको, आप इसमें जाकर केपी चार्ट ओपन कीजिएगा कि एक ऑप्शन है यहाँ पे आपको निरयण भाव चलित चार्ट मिल जाएगा, क्योंकि कुछ लोग इसे केपी चार्ट भी बोलते हैं। बराबर, केपी चार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कृष्णमूर्ति जी ने जब इन पे रिसर्च किया था नक्षत्रों पे, तब इन्होंने इनका जो मॉड्यूल था फैलाने का, मतलब लोगों की तरफ अप्रोच, वो बहुत सही रहा था। इसलिए सबके पास जब ये नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी इनिशियल लेवल पर गई, बराबर, तो कृष्णमूर्ति जी ने इनको स्प्रेड बहुत किया था, इसलिए काफी लोग इसे कृष्णमूर्ति चार्ट भी कहते हैं। जब ये नए नए जब टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर आए, तब क्योंकि वही थे जो जो इसको इनिशिएट करने वाले, पहला पहला सॉफ्टवेयर बनाया, तो इसीलिए वहां पे आपको ये मिल जाएगा। बराबर, इसके अलावा भी बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो जो कुंडलियों के, लेकिन एस्ट्रोसेज आसान है और इसमें आप सारी चीजें सेट कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा और ये सब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप सब लोग ये इंस्टॉल कर दीजिए, बराबर, एस्ट्रोसेज, जहां से आप अपना अपना होरोस्कोप कास्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाल के, और आप देखिए कि आपके लगन चार्ट को, और आप जब भी केपी उसमें सिलेक्ट करेंगे तो आपको भाव चलित चार्ट भी मिल जाएगा। ओके, ओके, यस जय, बताओ। मयूर भाई, इस पर जो फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है, तो इस पर मेरी मेरी मीन राशि आती है 12। तो ये मैं इसमें लगन चार्ट देख रहा था, तो इसमें तो 8 हाउस से स्टार्ट होता है, लाइक देखिए राशि जो हाउस है उसमें 8 दिखा रहा है, 8 नंबर। जय, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11 अगस्त 1990। ओके, 2:20 PM। 2:20 PM। यस, लोकेशन? राजकोट। ओके, चलिए, आप सब लोगों को एक और चीज यहाँ पे सीखने मिल जाएगी। जय का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, जो लोग एकदम बेसिक से सीख रहे हैं उनके लिए ये नई चीज होगी। आपका कहना था कि भाई आपकी राशि जो है वो मीन राशि है, बराबर, लेकिन आपका आपका जो लगन है वो 8वां, यानी कि वृश्चिक लगन है। तो सही बात है भाई, राशियां कैसे ली जाती है, जो इंडियन ट्रेडिशन में जो नाम दिए जाते हैं, जब भी जब भी किसी का जन्म होता है उनको नाम दिए जाते हैं, वो कैसे दिए जाते हैं कि आपका चंद्र, जो चंद्रमा है आपका, वो कौन सी राशि में है इस कुंडली में, मुझे बताइए। आप सब लोग इस कुंडली में मुझे बताइए, राशियां कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे। इस कुंडली में मुझे बताइए कि चंद्रमा जो है वो कौन सी राशि में है, बताइए मुझे। मीन। चंद्रमा मीन राशि में है, तो जय को सब लोग यही बोलेंगे कि भाई जय, तेरी राशि तो मीन राशि है, सही बोल रहे हैं। लेकिन जब बात लग्न की आती है तो जय, आपका जो लगन है वो है वृश्चिक लगन, स्कॉर्पियो लगन। ओके, यस, तो ये लगन है, ये आपकी राशि है। नॉर्मली जब हम बोलते हैं ना, नॉर्मली भाई तारीख कई मतलब आपकी कौन सी राशि है, गुजराती में बोलते हैं कि भाई तारीख कई राशि है, नॉर्मल बोलते हैं। एक मूवी भी आया था, व्हाट्स योर राशि करके, बराबर। एनीवे, तो दिस इज द राशि। एक दूसरा चार्ट ले लेता हूं समझने के लिए। ओके, देखिए दूसरा चार्ट ले लेते हैं, कोई बिल गेट्स का चार्ट ले लेते हैं, सही है, चलिए। ओके, कोई मुझे बताएगा बिल गेट्स की कौन सी राशि है? मीन। मीन राशि। मीन राशि, सही है ना? ओके, मतलब जय की राशि और बिल गेट्स की राशि सही है, दोनों अच्छे पैसे बनाएंगे। जय, बाद में मुझे बताना कितने बने। पक्का। चलिए, मैं और एक चार्ट ले लेता हूँ, जैसे किसी का ले लेते हैं।
ओके, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ले लेते हैं। कौन सी राशि है इनकी बताइए? सर मिथुन। मिथुन राशि है। ओके, तो नॉर्मली इनका नाम जो है अगर इंडियन ट्रेडिशन से, तो मिथुन राशि से, मिथुन राशि के जो कैरेक्टर है बराबर उससे होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में अगर नाम अगर किसी का देना है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली आपको नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर आपके लिए सही है। फॉर एग्जांपल एक चार्ट बताता हूं आपको, चलिए। ओके, देखिए इस चार्ट के अंदर मून कौन सी राशि में है, तो कौन सी राशि हो गई? राशि। सिंह राशि हो गई बराबर। तो सब लोग बोलेंगे कि भाई सिंह राशि के कौन से कैरेक्टर हैं, कि भाई म और ट कैरेक्टर है बराबर, एम और टी कैरेक्टर, एम एंड टी, राइट। सिंह राशि के कौन से कैरेक्टर हैं? हाँ, स्टार्ट होता है, एन टी से स्टार्ट होता है। लेकिन नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इतना डिटेल में है। यहाँ आपको ये भी पता चलेगा कि म से रखे, मुंह से रखे, मी से रखे, मोह से रखे, कौन से कैरेक्टर से रखे, पर्टिकुलरली संस्कृत कैरेक्टर से रखे। ओके, कि म में भी, म और ट में तो बहुत सारे कैरेक्टर आ गए ना, तो कौन से कैरेक्टर का बेस रखेंगे। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आगे डिटेल में आप सीखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। मैं आपको इसकी चीजें दे दूंगा, आपको सॉफ्टवेयर से अभी तो आसानी से मिल जाता है, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका टेबल भी होता है कि भाई मून जो है वो 8 डिग्री 36 मिनट पर मघा नक्षत्र में है बराबर। ये चीजें आप सीखने वाले हो बराबर यहाँ पे। लेकिन अभी इतना क्वेश्चन पूछा है तो डिटेल में समझा देता हूं, तो आपको कहीं भी रिफर करने के लिए काम लगेगा बराबर। देखिए ये जो है मून जो है 8 डिग्री 36 मिनट पर मघा नक्षत्र में है, क्योंकि 8 मिनट 36 मिनट पर है, 8 डिग्री 36 मिनट पर। तो इसका जो कैरेक्टर्स निकल के आते हैं वो मू कैरेक्टर निकल के आता है, एम यू और एम डबल ओ, दो निकल के आते हैं। म और ट में हम अगर डिटेल में जाते हैं तो एम यू और एम डबल ओ निकल के आते हैं। ओके जी, तो बस यही चार्ट, मतलब यही चीज है कि हम चार्ट से डिनोट कर सकते हैं राशियां। ठीक है, आप इस नक्षत्र कोर्स को जब आप समझेंगे तब आप पाएंगे कि लगन का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, ना कि आपकी राशि का इंपॉर्टेंस। आपके जन्म की राशि जो है ना, मून साइन, उसका इंपॉर्टेंस जो है ना, आप लगन को देखेंगे ना, आपको सब चीजें, आप हर रोज पेपर में कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन पढ़ते हैं ना, वो मून के ट्रांजिट से होता है। मतलब मून कौन सी राशि में ट्रैवल कर रहा है, आपको यहाँ पे सब समझ में आ जाए। ओके जी, डन। एनी मोर क्वेश्चंस? तो चलिए, तो हम यहाँ पे आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं। कल हम सीखेंगे ईच एंड एवरी हाउस के बारे में, हाउस के एट्रीब्यूट्स के बारे में। हर हाउस आपके किस लाइफ कॉन्टेक्स्ट को डिसाइड करता है उसके बारे में। और हम जाएंगे कि हम प्रिडिक्शन कैसे कर पाए, बेसिक प्रिडिक्टिव लेवल पर कैसे जा पाए। स्नैपशॉट प्रिडिक्शन लेवल 1 पर जाएंगे धीरे धीरे से। उसके बाद आप सीखेंगे स्क्रिप्ट बनाना। उसके बाद स्क्रिप्ट बनाने के बाद आप सीखेंगे कि एक एक हाउस को इंटरप्रेट कैसे करें, प्रॉमिसेस कैसे चेक करें। भाई कोई ऐसे पूछेगा कि भाई मेरी शादी होगी, मेरी शादी कब होगी। अगर कोई पूछे कि मेरी शादी कब होगी, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई चार्ट शादी प्रॉमिस कर रहा है, मतलब इस चार्ट में शादी है भी कि नहीं है। अगर है तो बात की बात है कि भाई शादी कब होगी, पहले तो यही देखेंगे कि शादी है कि नहीं।
राइट। इसे बोलते हैं प्रॉमिस चेक करना, कि चार्ट क्या प्रॉमिस कर रहा है, ये सीखेंगे। इसके बाद हम टाइमिंग ऑफ एन इवेंट पर जाएंगे, भाई घटना घटित कब होगी, अगर प्रॉमिस हाँ है तो घटना घटित होने के समय क्या है, और कौन से जो प्रॉमिस है लाइफ की वो इस लाइफ में फुलफिल होंगे और कौन से नहीं होंगे, क्या आपकी डेस्टिनी है, क्या आपका फ्री विल है, आप लाइफ को कैसे चार्ट के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। और ट्रस्ट में, यकीन मानिए, आप सब लोगों का जिंदगी को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। ये 14 दिन के बाद आप सब लोगों का जिंदगी को देखने का नजरिया, अपनी तो ठीक है, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को देखने का भी नजरिया चेंज हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मोस्टली लोग जो है ना वो कार्मिक डेब्ट से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो लाइफ को अलाइन करना ही नहीं चाहते। आप पाएंगे छोटी सी चीज अलाइन कर ली, बराबर, तो लाइफ कैसी स्मूथ ट्रैक पर आ गई। लेकिन क्योंकि हम जिस हालत में अभी है, जहां पे हम रह रहे हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारियां हैं, सबको लाइफ को किसी ना किसी तरीके से आगे लेके जाना है। सबने पढ़ाई कुछ और कर रखी है, इंटरेस्ट कुछ और है, सबको कुछ करना है, लेकिन फैमिली ना बोल रही, फैमिली हाँ बोल रही है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। काम कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं आ रहे, अब काम भी कर रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं है। अब पैसे भी आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बहुत खुशियां भी हैं, लेकिन खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे एंजॉय करते कोई ना कोई बीच में आ जाता है। ये जो सारे लाइफ कॉन्टेक्स्ट है ना, भाई घर खरीदना है लेकिन बहुत सालों से कोशिश कर रहे, घर ही नहीं खरीद पा रहे। फॉरेन सेटलमेंट होने के लिए कितनी कोशिश की, कितने रुपए दे दिए, फॉरेन सेटल नहीं हो पा रहे। अब किसी को फॉरेन जाना था, फॉरेन जाके सेटल हो गए, फॉरेन जाके सेटल हो गए, मतलब उसका ड्रीम जॉब था वो मिल गया, उसकी लाइफ बहुत हैपनिंग हो गई। यहाँ से जैसे ही ग्रीन कार्ड मिला, जैसे ही पीआर हो गए, वापिस अगेन जैसे थे। क्यों ये सब होता है लाइफ में? सारी चीजें आपको पिक्चर की स्क्रिप्ट की तरह दिखेगी कि अब आगे ये हो सकता है, देखिए भविष्य नहीं दिखेगा, कोई भविष्य नहीं देख सकता, ब्रह्मा जी देख सकते हैं, सिर्फ ओनली वन। आप अपनी डेस्टिनी लेकर आए हैं और आपको कुदरत ने फ्री विल दी है। फ्री विल से आप अपनी लाइफ को एस्ट्रोलॉजी समझकर, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको पता है कि आपका रोड मैप ये, आपकी लाइफ का मैप ये है, उसके साथ अलाइन कर दीजिए। अब आपके ऊपर है, आपको मैप देखकर हाईवे पर चलना है या खेतों में से या ऑब्स्टेकल वाली रोड से आपकी लाइफ को आगे लेकर जाना, बस इतना ही है। बोलने में आसान लगता है, हम सब समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको पता चल जाए। ओके जी, सो आई होप आपको बेसिक का फर्स्ट सेगमेंट समझ में आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। चलिए कल मिलते हैं। ओके जी, ओके, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।